तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी लेके मैं हाजिर हूँ। आज आपको किस्सा सुनाएंगे मुंबई के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत। कैसे उस आदमी ने पूरी मुंबई का इतिहास बदल के रख दिया, कितने लोगों को अ, बेरोज़गार बनाया और उस बेरोज़गारी से दुखी होके कितने लोग क्राइम की तरफ गए, कितने लोग क्रिमिनल बने, उनमें से कितने लोग बड़े बड़े गैंग्स के सरगना बने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस सब की एक नैतिक जिम्मेदारी या एक सरकमस्टांशियल जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर दत्ता सामंत की बनती है, जिसकी स्ट्राइक की वजह से मिल मज़दूरों के लड़के और आने वाली जनरेशन पूरी की पूरी जो थी वो क्राइम की तरफ खिंचते हुए चली गई। और इतना बड़ा एक टाइम पे क्राइम का जो बढ़ावा हुआ मुंबई में, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। इतना जो है क्राइम बढ़ना मुंबई में कभी किसी ने नहीं देखा था, जितना 1980 से लेके 1985 तक, जब दत्ता सामंत का ये स्ट्राइक का दौर मुंबई के कारखानों में चला। तो डॉक्टर दत्ता सामंत एक मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। मुंबई से गोवा की तरफ जाएं तो उस रास्ते में कोंकण एरिया जो है वहाँ के रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से उभर के आए और एमबीबीएस करके उन्होंने सरकारी नौकरी करने की बजाय वर्कर्स के इलाके में एक छोटी सी क्लिनिक चालू किया ताकि गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। रहते पवई में थे, लेकिन अपना उन्होंने क्लिनिक, जो बाद में उनका यूनियन का ऑफिस बन गया, वो घाटकोपर इलाके के पंत नगर लोकेलिटी में अपना इन्होंने क्लिनिक कम ऑफिस बनाया। तो वहाँ पे क्योंकि वर्कर लोग ज़्यादा आते थे बीमारियाँ लेके छोटी मोटी अपनी, तो उनकी बातें सुनते सुनते कहीं ना कहीं डॉक्टर दत्ता सामंत को ये लगा कि इन वर्कर्स की मुश्किलातें जो हैं, इनकी मुश्किलें जो हैं, उनका उद्धार करने में अगर मैं कुछ कर सकूँ तो अच्छा होगा। तो ऐसा 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 वो छोटे छोटे लोगों के फैसले करवाते करवाते बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर बन गए। वो ज़माना था जब मुंबई में कांग्रेस की बैक्ड जो वर्कर यूनियन थी, एटेक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसी तरह कम्युनिस्टों की एटेक या कांग्रेस की एनटेक, और दूसरी कम्युनिस्टों की सीटू यूनियन थी। और उसी तरह जो कांग्रेस बैक्ड एक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो था, वो मुंबई की जो 70-80 बड़ी कपड़े के जो कारखाने थे, मिल्स थी, उनमें आरएमएसएस का मोनोपोली चलती थी, क्योंकि सरकार ने उसी यूनियन को रिकग्नाइज किया हुआ था कि वर्कर्स की ये रिकग्नाइज यूनियन है और जो भी वर्कर की डिमांड्स की जो बातें होती थी सब वो एक ही यूनियन से की जाती थी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की यूनियन थी। और जो मिल मालिक थे उनकी मिल ओनर्स एसोसिएशन थी, उन्होंने अपनी एक जथेबंदी बनाई हुई थी। जब एक एक करके स्ट्राइक में एक एक मिल फंसने लगी तो उन्होंने सब ने इकट्ठे होके एक अपनी एसोसिएशन बना ली और एसोसिएशन सरकार के पास अपनी डिमांड्स लेके जाती थी और वर्कर के साथ समझौता कहीं ना कहीं सरकार बीच में पड़ के करवाती थी। लेकिन 1980 में दत्ता सामंत की कामगार आघाड़ी इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने एक क्लेम किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है कि मेरे यूनियन के वर्कर्स की नफरी गिनती 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। उस ज़माने में जब कोई 2.5-3 लाख वर्कर तो सिर्फ कपड़ा मिलों में काम करते थे और बाकी 1 लाख वर्कर दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे एल&टी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हिंदुस्तान लीवर, इस किस्म की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के वर्कर्स भी दत्ता सामंत की कामगार आघाड़ी को ज्वाइन कर चुके थे। और उसी समय दत्ता सामंत की मकबूलियत इतनी बढ़ गई लोगों में कि वो एमएलए चुने गए। 2 बार एमएलए रहे, एक बार 1984 में मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, बहुत बड़े लीडर को हरा के बने थे। 1980 तक चलते चलते जब मिल मालिकों ने वर्कर्स की डिमांड नहीं मानी
तो दत्ता सामंत की कामगार अघाड़ी ने इनडेफिनिट स्ट्राइक का नारा दे दिया। वो स्ट्राइक 1981 तक चलती रही 1 साल। अब 1 साल तक स्ट्राइक होगी, फैक्ट्री बंद रहेगी, मज़दूरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनकी पगार नहीं मिलेगी, उनका पूरा जो इकॉनमिक ढांचा होता है वो बिगड़ जाता है। और उस स्ट्राइक से दुखी होके 1 साल तक सब प्लांट बंद रहे। बंद होने से जो मशीनरी होती है उसको जंगाल लगने लगा, उनकी रिपेयर बराबर नहीं हो रही थी, जो मंथली 2 मंथली जो सर्विस होती है मशीनरी की वो नहीं हो रही थी। तो काफ़ी सारे जो बड़े लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने अपने प्लांट जो थे वो मुंबई से शिफ्ट करके कोई गुजरात चला गया, कोई कहीं और निकल गया। तो गुजरात ने इस मौके का फ़ायदा उठा के मुंबई के पास जो गुजरात जहाँ से शुरू होता है बॉम्बे दिल्ली रोड पे, वहाँ पे उन्होंने अपना वलसाड़ में, वापी में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना दिए, सस्ते रेट पे लोगों को ज़मीन दी और उनका कई सालों के लिए जो स्टेट का टैक्स होता है वो माफ़ कर दिया। लिबरल लेबर लॉज बना के दिए ताकि वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सके। तो ऐसी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद 50% मुंबई के मिल मालिक अपना जो बोरिया बिस्तरा बांध के वो गुजरात चले गए। ये बहुत बड़ा नुकसान मुंबई के वर्कर्स को हुआ और वो स्ट्राइक से दुखी हो के जो वर्कर्स की आपस में मिलिटेंसी बढ़ने लगी, मिल मालिकों के खिलाफ वर्कर्स का गुस्सा बढ़ने लगा और उसकी वजह से क्रिमिनल एलिमेंट्स बीच में आ गए। वह वही दौर था जिस दौर से अरुण गवली बेरोज़गार हुआ, बाबू रेशम बेरोज़गार हुआ और इसी तरह से जितने बड़े बड़े शार्प शूटर बाद में बने, दादर लालबाग इलाका से दिवाकर चुरी, सुनील सौतिया, ये सब लोगों के बाप दादा एक ज़माने में उन्हीं मिल्स में जो दादर वर्ली एरिया, लोअर परेल एरिया में थे, ये सब वहीं पे काम करते थे। अब बंद होने से ये सब बेरोज़गार हो गए। तो कहीं ना कहीं इनको एक आदमी को देख के, दूसरे को देख के जो अंडरवर्ल्ड में शार्प शूटर्स की, गैंगस्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई वो ज़्यादा इसी बेल्ट से हुई, लोअर परेल, वर्ली, प्रभा देवी, दादर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज इस इलाके में थी और इसी इलाके से ज़्यादा क्रिमिनल पैदा हुए। कहीं ना कहीं जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर दत्ता सामंत का नाम उसमें इसलिए ज़रूर आएगा कि उनकी वजह से इतने लोगों को क्रिमिनलिटी की तरफ जाना पड़ा। उनकी ज़िंदगी में एक नया ख़तरनाक मोड़ आया, वो सिर्फ उस मिल स्ट्राइक की वजह से। तो उसमें जो दुश्मनियाँ बढ़ी, उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए शिवसेना ने अपनी यूनियन बनाई। फिर शिवसेना वर्कर्स और दत्ता सामंत की वर्कर्स की लड़ाई होने लगी, उसमें कई लोग मरे। फिर उसमें जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के लीडर थे उनके साथ दुश्मनियाँ बढ़ी और उसके साथ फिर पुलिस केसेस बने। कई लोग उस ज़माने में मज़दूरों की डिमांड्स के लिए लड़ते हुए लीडर्स के ऊपर जो केस बने वो कई साल तक चलते रहे। मतलब पूरे का पूरा बम्बई शहर का ढांचा उस स्ट्राइक से बिगड़ा और अल्टीमेटली वो स्ट्राइक बिना किसी नतीजे के फिजल आउट हो गई। वर्करों को कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि बहुत सालों के बाद जब वो मिल्स रीडेवलपमेंट में गई, मिल लैंड पे रहायशी मकान बनने लगे, उसमें वो मिल वर्कर्स जिनको पहले वो छोटे छोटे कमरों में चौल में रहते थे, जो मिल मालिकों ने उनको दी थी कंजेस्टेड सी जगह, उसमें से निकल के उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल घर जरूर मिल गए। लेकिन अभी भी 50% वर्कर जो हैं उनको ना तो पुराने ज़माने की सैलरी मिली है, ना उनको कहीं घर मिला है। तो ये दत्ता सामंत का वो दौर था जिस दौर से निकलते हुए दत्ता सामंत की अपनी एक्टिविटी तो जारी रही। बहुत सी और कपड़े की मिलों के अलावा और बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जहाँ पे दत्ता सामंत की यूनियन काम करती रही। मुझे याद है प्रीमियर ऑटो लिमिटेड जो फिएट गाड़ी बनाते थे, कुरला में प्लांट था उनका बहुत बड़ा, उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक की और मालिक भी ऐसे थे कि पिछले 12-13 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई थी, बोनस टाइम पे नहीं मिलता था। तो वो लोग सब लोग इकट्ठे हो गए, दत्ता सामंत के पास गए। दत्ता सामंत ने टेक ओवर की, प्रीमियर ऑटो लिमिटेड के मालिकों से बात करके उनको उस ज़माने में अच्छा खासा उनको रेज़ मिला,
तनख्वाह बढ़ी और वर्कर इतने खुश हुए कि उन्होंने हज़ारों वर्कर थे उस मिल के। आजकल तो रिलोकेट हो गई, वो भी फैक्ट्री बंद हो गई, प्रीमर गाड़ी बननी बंद हो गई, फिएट गाड़ी जिसको कहते थे, फिएट कारें वहाँ बनती थी। तो वर्कर्स ने उस ज़माने में 10-10 रुपये इकट्ठे करके, 10 रुपया हर वर्कर ने चंदा इकट्ठा किया और उस पैसे में से एक नई वाइट कलर की प्रीमियर पद्मिनी कार, जो स्पेशल गियर वाली, ग्राउंड गियर वाली आई थी, एयर कंडीशन कार, वो खरीद के दत्ता सामंत को गिफ्ट की थी। और बड़े साल डॉक्टर दत्ता सामंत ने वो गाड़ी का इस्तेमाल किया। वो वर्कर्स ने वो 10-10 रुपये इकट्ठे करके दी थी। लेकिन उसके बाद उसका एक नुकसान ये भी हुआ कि दत्ता सामंत से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कर की डिमांड तो मान जाते थे। हाँ, आपको बोनस ज़्यादा चाहिए, हम देते हैं। आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, हम वो भी देते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप हमें लिख के यहाँ पे दीजिए कि आप दत्ता सामंत की यूनियन से रिज़ाइन करते हो, आप दत्ता सामंत की यूनियन के साथ नहीं रहोगे। तो ये एक नया मिल मालिकों ने और बिज़नेस वालों ने, जहाँ वर्कर थे जिनकी यूनियन थी, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, जिससे ओवर द ईयर्स वर्कर को क्या चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, उसको उसका बोनस चाहिए बढ़ाए हर साल बढ़ने के लिए। जब अच्छा एग्रीमेंट कंपनी के साथ हो जाता है तो उन्होंने दत्ता सामंत से क्या लेना। तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से और कमर्शियल यूनिट में से दत्ता सामंत के वर्कर्स कम होने लगे। वो लोग दत्ता सामंत की यूनियन से रिज़ाइन करके वो अपना मालिकों के साथ मिल गए, उनकी डिमांड पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं दत्ता सामंत का जो उनकी जो हैसियत थी, जो उनका असर था मुंबई में, वो आहिस्ता 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 कम होने लगा। और वैसे भी जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, कुछ नए किस्म के बिज़नेस आ गए। 91 में लिबरल पॉलिसी आ गई, बाहर की कंपनीज आनी शुरू हो गई, लोगों के रोज़गार का तरीका बदला, बीपीओ आ गए, कॉल सेंटर आ गए, लोग बाहर जाने लग गए। तो दत्ता सामंत का असर ख़त्म होने लगा। उसकी वजह से दत्ता सामंत को मुंबई के बाहर देखना पड़ा। तो बहुत सारी यूनिट्स को, तो नवी मुंबई, थाना, पनवेल, पूना, नासिक, औरंगाबाद, ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन में दत्ता सामंत ने अपने पैर फैलाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़िद्दी आदमी थे। मैं उनको बहुत बार मिला हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उनके काम करने का तरीका देखा है। तो वो जिस बात पे अड़ जाते थे वहाँ से हटते नहीं थे पीछे। तो बहुत से वर्कर्स को बहुत सालों तक बिना तनख्वाह के, बिना किसी आमदन के गुजारा करना पड़ता था। तो ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग पड़े थे, उनमें जो मिल ओनर थे, जो बिज़नेस ओनर थे, उनका भी नुकसान होता था। उनका माल नहीं बनेगा, बेचेंगे नहीं तो आमदन नहीं आएगी। तो उन लोगों ने मिल के कहीं ना कहीं अंदर खाते अंडरवर्ल्ड की मदद ली कि किसी तरह से दत्ता सामंत को रास्ते से हटाया जाए। वो पॉसिबल पहले नहीं हुआ। 1994 में छोटा राजन डी कंपनी से, दाऊद से अलग होता है। अलग होकर अपना नया गैंग बनाता है। उसको भी पैसे की ज़रूरत थी। कंट्रैक्ट किलर जो आते थे उनके कंट्रैक्ट लेने लगा। मैंने एक पहले ही एपिसोड में आपको बताया कि कैसे ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के मालिक तकीउद्दीन को उसने मरवाया, बहुत अच्छी खासी सुपारी लेके। और उसी तरह दत्ता सामंत की लोग कहते हैं कि सुपारी मिली, या कुछ और भी डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आता है। आज तक नहीं आया कि दत्ता सामंत की मौत क्यों की गई। हुआ ऐसे कि 16 जनवरी 1997 को डॉक्टर दत्ता सामंत अपने घर से, पवई से, अपने पंत नगर वाले ऑफिस घाटकोपर जाने के लिए सूमो गाड़ी, जो टाटा वालों की टाटा सूमो गाड़ी आई थी उन दिनों में, उसमें सवार अपने कुछ दोस्तों साथियों के साथ घर से निकले। 50 गज की दूरी पे अभी गए होंगे तो थोड़ा एक क्राउडेड एरिया में गाड़ी स्लो होती है। तो उसमें से 4 आदमी उस गाड़ी को रोकते हैं। कुछ और वर्कर किस्म के लोग भी उनके साथ थे। तो दत्ता सामंत को लगा कि मेरे कुछ चाहने वाले, मेरे कुछ वर्कर कुछ मिलना चाहते हैं। उन्होंने पिछला जो खिड़की का कांच था वो खोल के सर बाहर निकाल के उनसे बात करने की कोशिश की कि बताइए
आप क्या बात करना चाहते हैं। उनमें से 2 आदमी आगे आते हैं, अपने हाथ में हथियार लेके, रिवॉल्वर पिस्टल लेके। 17 गोलियां दत्ता सामंत के सर में जो खिड़की से बाहर निकाला था, उनकी छाती पे और पेट में 17 गोलियां धाड़ धाड़ करके ऑन द स्पॉट दत्ता सामंत को ढेर किया और एकदम भगदड़ मची। वो जो गोलियां चलाने वाले दोनों विजय थे, एक विजय कुमार चौधरी, विजय सिंह चौधरी, दूसरा विजय थोपटे। और विजय थोपटे जगह से भाग गया। चौधरी काफ़ी दिनों के बाद पकड़ा गया, उसकी फिर पैरोल हुई 6-7 साल के बाद। पैरोल के बाद वो पैरोल को जंप किया। उसके बाद मुंबई पुलिस को जब ढूंढ रही थी तो कोल्हापुर में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में उसका मर्डर होता है, एनकाउंटर में मारा जाता है विजय कुमार सिंह चौधरी। और विजय जो थोपटे था, वो भी पैरोल के बाद लेने के बाद वो अंडरग्राउंड हो जाता है। और वो 16-17 साल के बाद विजय थोपटे को न्यू बॉम्बे पुलिस ने अभी थोड़े साल पहले उसको दोबारा पकड़ा, जब अपने साथियों के साथ किसी और बिल्डर से फिरौती लेने के चक्कर में वो मीटिंग कर रहा था। तो ये दोनों शख्स जो गोली चलाने वाले थे, ये छोटा राजन ने भाड़े पे उनको लिया था। और जो 2 आदमी थे वो इनको बैकअप टीम थी, उनका पता नहीं चला कि वो कौन थे। दत्ता सामंत का वो केस अभी तक अंडर अपील चल रहा है। वो शायद अभी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है केस को, क्योंकि जो छोटा राजन है वो मेन अक्यूज़्ड है उसमें। तो वो केस अभी शायद सीबीआई का दिल्ली चल रहा है और आने वाले दिनों में देखें कि उस केस का क्या अंजाम होता है। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।